नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन को लगता है कि न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ तो न्याय होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से इनकी बात उठ नहीं पाती, कभी ढंग से इनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती। हमारा ये शो पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की कोशिश है हमारा ये शो। लेकर रहेंगे न्याय। लेकर रहेंगे न्याय में आज बात चाइनीज मांझे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश की। हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे से किसी की मौत होने पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। चाइनीज मांझे से हो रही मौतों और हादसों का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और चाइनीज मांझों की खरीद और बिक्री करने वालों पर कठोर कार्रवाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कानूनी कार्रवाई के कौन कौन से विकल्प बनते हैं, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चाइनीज मांझे से मौतों पर हाईकोर्ट सख्त। अब गैर इरादतन हत्या का केस होगा दर्ज। खरीदने बेचने वालों पर होगा मुकदमा। नाबालिग के अभिभावक पर होगी एफआईआर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे से लगातार हो रही मौतों और गंभीर हादसों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे से मौत पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति चाइनीज मांझा बेचता या उसका उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1) यानी गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, अगर कोई नाबालिग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे से पिछले 5 सालों में करीब 15 लोगों की जान जा चुकी है। इंदौर में पिछले 3 महीनों में 3 लोगों की मौत चाइनीज मांझे से गला कटने के कारण हुई है। इसी साल 11 जनवरी 2026 को 45 वर्षीय रघुवीर धाकड़ की मौत हो गई। पिछले साल 30 नवंबर 2025 को 16 वर्षीय गुलशन जाटव की जान चली गई थी। जनवरी 2022 में उज्जैन में 11वीं की एक छात्रा नेहा अंजना की मौत हो गई थी। उज्जैन में पिछले 6 हफ्ते में 8 लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। 20 साल के विनय तिवारी की गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया, जिससे उन्हें 10 टाँके लगाने पड़े। उज्जैन के ही 52 साल के सुरेंद्र जायसवाल बाइक से जाते वक्त चाइनीज डोर की चपेट में आ गए। गर्दन में 20 टाँके लगाकर उनकी जान बचाई गई। पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई सौ लोग घायल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के अलावा देश के बाकी राज्यों में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से अब तक न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी या फिर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। जब वो घर से अपने लाइब्रेरी के लिए जा रहा था, जब बजरंग पांडव के सामने उसका गले में मांझा फंसा और उसका गला कट गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं जा रहा था बाइक से लाइब्रेरी, मेरे मित्र को लेने, रनिंग के लिए जाने वाले थे हम लोग। तो रास्ते में आज़ाद चौराहे एक जगह पड़ती है, वहाँ पे मांझा आया एकदम से मेरे सामने। मैं बिल्कुल स्लो था बाइक से, एकदम से मेरे पास मांझा आया तो मैंने एक हाथ से उसको हटाया तो एक बाइक में फंस गया था वो बाइक वाले ने टर्न ले लिया। फिर उन्होंने टर्न लिया तो वो और खिंच गया तो मुझे कट गया, तो मैंने गाड़ी फेंक के और मैं साइड में हो गया। चाइनीज मांझों पर पूर्ण पाबंदी के बावजूद उसकी बिक्री और इस्तेमाल को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं और सभी जिलों में तत्काल कठोर कदम उठाने के साथ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया है। लेकर रहेंगे न्याय में आज हम जानेंगे कि वैन के बावजूद चाइनीज मांझों की खरीद बिक्री पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद कानूनी कार्रवाई के कौन कौन से विकल्प बनते हैं। टीम स्टेट चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। गरिमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर नुपुर रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। शुभम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पीड़ित हैं। शुरुआत में गरिमा जी आपसे ही कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देख रही हैं?
देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल बेंच ने जो भी अभी जजमेंट पास करा है वो बहुत ही अच्छा जजमेंट पास करा है। उन्होंने ये कहा है कि जो चाइनीज़ मांझा है उसकी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अब रोक लगानी चाहिए, और जो गार्डियंस हैं, जो बच्चे मांझा चलाते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं या गार्डियंस हैं, उनको भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के अंदर बिल्कुल एफआईआर उनके अगेंस्ट लॉन्च होनी चाहिए। सो जो ये जजमेंट है, जो इसका पूरा कंक्लूजन है, ये बहुत करेक्ट है, और जो इस समय इस चीज़ की ज़रूरत थी वही उन्होंने होल्ड करा है। ठीक है डॉक्टर नूपुर रंजन, इसकी ज़रूरत थी और ये कोर्ट ने किया है। अब क्या हम यहाँ से उम्मीद करें कि कोर्ट के इस आदेश के बाद, कठोर कार्रवाई के बाद, चाइनीज़ मांझों की बिक्री और उसकी खरीद पर पूर्ण पाबंदी लग पाएगी? लोग इतना समझ पाएंगे कि ये करना कानूनन पूरी तरीके से अपराध है? ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। शुभम, आप बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटा था, आप कहाँ जा रहे थे, कैसे आप चाइनीज़ मांझे की चपेट में आए और फिर कैसे आपकी जान बची? जी मैं जा रहा था लाइब्रेरी। मेरे घर से लाइब्रेरी मूवन 1000 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर है। मैं लाइब्रेरी पहुंचने वाला था, उससे 200 मीटर पहले मेरे गले में मांझा फंसता है और मैं गिर जाता हूँ। एक आजाद चौराहे करके एक जगह है, तो आजाद चौराहा बोलते हैं, वहां पर मेरे गले में मांझा फंसा और वो एक बाइक निकल रही थी तो उसमें फंस गया वो। मैंने एक हाथ से हटाने का प्रयास भी किया, परंतु वो बाइक में फंसा होने के कारण मेरे गले में और फंस गया और खिंच गया। हम्म। उसके बाद जैसे ही मुझे लगा कि मेरे गर्दन में चोट लगी है, तो मैंने फिर बाइक को फेंक कर और साइड में होने का प्रयास किया ताकि रोड में और बाइकों के से संपर्क में ना आ जाऊं, टकरा ना जाऊं। आपको कितने टाके लगे उसके बाद शुभम, और क्या अभी आप पूरी तरीके से ठीक हैं या कुछ बदलाव आ गया है जीवन में? 21 टाके आए हैं अंदर और बाहर टोटल मिलाकर, और बाहर आए हैं 9 टाके। अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि अभी आप ठीक हैं, अभी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है आपको? जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि टांके लगने के बाद आप पूरी तरीके से ठीक हैं या अभी भी आप रिस्क जोन में हैं? अभी सब ठीक है? रेस्ट का कहा है मुझे, और मेरी जो परीक्षा थी फिजिकल की जो थी उसमें भी विलम्ब हो गया है। अब थोड़ा सा मैं अभी महीने भर रेस्ट पे हूँ। मैं कुछ करने नहीं जा पा रहा हूँ, बस चाइनीज मांझे के कारण। गरिमा जी, अब देखिए, चाइनीज मांझे ने सिर्फ गला ही नहीं काटा, उसके बाद इनके जीवन में बहुत कुछ बदल गया। आप वो कह रहे हैं वो परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, वो भी नहीं दे पाए। जी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, मैं आऊंगा शुभम, आपके पास आऊंगा मैं। जी, जो इतना उनको मेडिकल नुकसान हुआ है, इनको अपना एजुकेशनल नुकसान भी हुआ है, उस चलते विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के लिए भी वो क्लेम कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि जो ऑनरेबल बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उन्होंने विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम्स के बारे में भी डिस्कस करा हुआ है। तो अगर इनके साथ कोई हादसा हुआ है कोई गैर कानूनी एक्ट की वजह से, जो कि इस केस में है कि गैर कानूनी तरीके से ही मांझे बेचे जा रहे हैं जो बच्चे अब यूज कर रहे हैं, तो अब इनका पूरा हक बनता है कि वो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के अंडर एक कॉम्पनसेशन, एक मुआवजा मांगे स्टेट से, गवर्नमेंट से, ये कह के कि अब जैसे मांझे बिक रहे हैं इस पे रोक लगाई जाए, पहली चीज। दूसरी कि इनको कॉम्पनसेट किया जाए, क्योंकि इनके 2 नुकसान हुए हैं। पहला कि ये इनको इतने टाके लगे हैं, इनको मेडिकली इतना नुकसान हुआ है। दूसरा कि ये एग्जाम लिखने जा रहे थे और वो भी नहीं लिख पाए, तो इस पे इनकी कॉम्पनसेशन पूरी बनती है। ठीक है, हमारे सहयोगी राहुल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नर्मदापुरम से। उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों का रिएक्शन क्या है और क्या लोग ये मान रहे हैं कि इसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, इसी पर राहुल ने बातचीत की है। सीधा उनके पास चलते हैं। राहुल, बताइए क्या तस्वीर है, क्या लोगों का रिएक्शन है इस फैसले पर? देखिए, पूरा मामला नर्मदापुरम जिले के इटारसी का है, जहां छात्र शुभम शर्मा रोजाना की तरह घर से लाइब्रेरी जा रहा था और इसी दौरान उसके गले में चाइनीज़ डोर उलझ गई। जो मांझा था पतंग का, वो मांझा उसके गले में आके लिपट गया और जब तक वह संभल पाता उस मांझे ने उस छात्र का गला 3 इंच तक काट दिया था, जिससे जो आसपास के राहगीर थे उसने शुभम को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसे 21 टाँके आए हैं। उसने लगातार 8 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहकर दर्द सहा और अब जब छुट्टी हो गई है तो रोजाना उसे अस्पताल में मरहम पट्टी करवाने जाना पड़ रहा है। वही छात्र का आरोप है कि ये जो मांझा विक्रेता है उन पर पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है,
डॉक्टर नूपुर से हमारा संपर्क हो गया है। डॉक्टर नूपुर, चाइनीज़ मांझों की खरीद बिक्री या फिर उसके स्टोरेज पर बहुत पहले से पाबंदी है, एनजीटी ने भी बाकायदा इसके लिए आदेश जारी कर रखा है। उसके बावजूद अभी तक इस पर पूर्ण पाबंदी क्यों नहीं लग पाई है? क्यों लोग लगातार इसको खरीद रहे हैं? बेचने वाले क्यों इसको बेच रहे हैं? स्टॉक करने वाले क्यों स्टॉक कर रहे हैं? और क्या हम उम्मीद करें कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जो गतिविधियां चल रही थी वो रुक जाएंगी पूरी तरीके से? आवाज आ रही है आपको डॉक्टर नूपुर? ठीक है, उनको आवाज़ नहीं आ पा रही है। गरिमा जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि मतलब हम लोग अभी से नहीं सुन रहे हैं, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि चाइनीज़ मांझे की ख़रीद पर, बिक्री पर, स्टॉकिंग पर पूरी तरीके से रोक है। उसके बावजूद ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मतलब जिस पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है कि कोई चाइनीज़ मांझे की बिक्री ना कर पाए, क्या वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है? क्या ऐसे हादसे जब सामने आते हैं उसके बाद लोगों की नींद खुलती है और लोगों को लगता है कि नहीं अब कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हादसे तो ये काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं। ये शेयर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, क्योंकि इतने खुले तरीके से चाइनीज़ मांझों को सेल, परचेज और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मतलब एक चैनल ऐसा ज़रूर बन रखा है जहाँ पे चाइनीज़ मांझे जो सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ले पा रहे हैं बड़ी तादाद में और उसको बेचे जा रहे हैं। छोटे छोटे नुक्कड़ स्टॉल्स वगैरह में वो बेच रहे हैं, ताकि तभी तो वहाँ जाकर जो गार्डियंस होते हैं ऐसे बच्चों के, या खुद जो पतंग उड़ाते हैं वो जाके खरीद पाते हैं। पहली चीज़ कि ये थोड़े सस्ते मिलते हैं मार्केट में। अब इसका सोल्यूशन तो एक यही है कि एक नॉर्मल नॉन चाइनीज़ मांझे ऐसे बेचे जाएं। और मैं आपको बता दूं, ये कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट्स ने, काफ़ी स्टेट्स के कोर्ट्स ने गाइडलाइंस निकाल रखी है और बोल रखा है कि चाइनीज़ मांझे अब नहीं बिकने चाहिए, उसकी जगह पे सिंथेटिक मांझे जो होते हैं वो बेचने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम वहीं आती है कि एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस में जो कंज्यूमर्स हैं हमारे, वो उसमें चले जाते हैं कि अच्छा सस्ता ये वाला मिल रहा है मार्केट में, दोनों है तो ये ले ले। ये पहली चीज़। दूसरी, इजीली अवेलेबल मांझे हैं, जैसे मैंने अभी मेंशन करा है कि चैनल बन रखा है डिस्ट्रीब्यूटर्स का और सेलर्स का कि उनको वो सस्ते में मार्केट से खरीद रहे हैं और फिर उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन पे बेच रहे हैं। तो प्रॉब्लम वही है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है इसके अंदर। इसमें बल्कि एक एसओपी भी बन रखी है, गाइडलाइंस बन रखी है। दिल्ली ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाल रखी है। बट गाइडलाइंस का फायदा तभी है ना जब उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली ढंग से फॉलो करा जाए। अब वो किसका काम है? वो रेगुलेशंस का काम है जो पुलिस ही करती है। फील्ड में पुलिस को जगह जगह जाकर देखना चाहिए कि उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ पे मांझे बेचे कैसे जा रहे हैं। अभी बसंत पंचमी थी, बसंत पंचमी में उनको सबसे ज्यादा रेगुलेट रखना चाहिए था कि मांझे कहाँ पे कैसे बिक रहे हैं ना। वही तो फेलियर की वजह से मांझे बिके हैं और बच्चे खेल रहे हैं। कल भी कई मामले ऐसे सामने आए जहां पर चाइनीज मांझों की चपेट में लोग आए हैं। डॉक्टर नूपुर, आपको आवाज आ रही है अब? ठीक है, मेरा सवाल ये कि नियम कानून सब है, पहले से है डॉक्टर नूपुर, उसके बावजूद उसे फॉलो क्यों नहीं किया जाता? मतलब अगर हम मानवीय आधार पर भी देखें और कानूनी आधार पर भी देखें, तब भी बेचने वालों को भी ये मालूम होना चाहिए कि मानवीय आधार पर कितने सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं, उनका गला कट रहा है, जख्मी हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, और कानून भी कह रहा है कि ऐसा मत करिए, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? देखिए, जिस तरीके से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसको कहीं ना कहीं हम सिस्टमेटिक जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, यानी कि पूरा जो तंत्र होता है वो कहीं ना कहीं दोषी है। हम बेसिक्स को समझने की कोशिश करें इसमें कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है, उसको बेचने के लिए क्या नियम कायदा कानून है। जो विक्रेता है, जो दुकानदार है, जो इसको बेचते हैं, जो इसकी बिक्री करते हैं, जो इन सामान को ले आते हैं और लाकर बेच देते हैं, क्या उसके ऊपर कोई कानून है? क्या उसके ऊपर कोई गाइडलाइंस है? और अगर है तो सिस्टम कहाँ है? अगर कोई चीज गलत आई और उसने उस चीज को बेच दिया और उससे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसके पास कोई अप्रूवल है? क्या लीगल कोई ऐसा सिस्टम है कि उसको लीगली अलाउ किया गया हो कि आप इस चीज को मार्केट में बेच सकते हैं? तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को पकड़ने की जरूरत है। अगर हम वहां चीजों को पकड़ेंगे तो शायद इतनी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि कानून भी, बहुत सारे कानून भी बने हैं और शायद कुछ कानून बनने की जरूरत भी है। जो इम्पोर्टेंट कानून अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस आने की जरूरत भी है इनके ऊपर। लेकिन जो विक्रेता हैं, जो असल में इसका दुकानदारी कर रहे हैं,
उनके ऊपर कोई कानून है, उनको कोई गाइडलाइंस है, और अगर है तो उनको अप्रूवल कैसे मिल जाता है? तो सिस्टम कहीं ना कहीं जो सिस्टमेटिक जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसको देखने की जरूरत है इसमें। सही बात है, सही बात है। शुभम, जब आपके साथ ये सब कुछ घटा तो क्या उसके बाद आपने जाके कोई कंप्लेन की, पुलिस में कोई शिकायत की, और आपको ये मालूम चल पाया क्या कि पतंग उड़ा कौन रहा था? और अगर ये मालूम चल भी गया तो उसके बाद क्या ये पता चल पाया कि कहाँ से उसने चाइनीज़ मांझा खरीदा था? क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है और आसान नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कर पाया था क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट था, पर मेरी माताजी गई थी, उन्होंने कंप्लेंट करी थी, पर उसका पता नहीं चल पाया है कि कौन पतंग उड़ा रहा था या क्या कर रहा था। और ना ये मांझे वाले का पता चल पाया कि कहाँ से लिया था और कहाँ से प्राप्त किया, उन लोगों ने पता नहीं चल पाया है। तो आपने बाकी शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी मालूम नहीं हो पाया और कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। अज्ञात है वो, अभी वो तो पता नहीं है अभी कुछ उसका। सही बात है। गरिमा जी, ये तो मतलब एक प्रकार से बच जाने का रास्ता है। मतलब ये वाकई में सोचने में भी टफ सा लगता है कि कोई रास्ते से गुजर रहा है, कहाँ से कोई चाइनीज़ मांझा आके उसकी गर्दन काट के चला गया, ये भी नहीं पता चल पाएगा। और अगर ये पता चल भी गया तो उड़ाने वाले ने मांझा कहाँ से ख़रीदा था या कितनी दुकानों से, या कौन सा मांझा उसने जिस दुकान से लिया था वही चाइनीज़ मांझा था, ये सब कुछ ट्रेस करना क्या आसान है क्या, या फिर जटिल है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ अमित जी। तो इसलिए रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश करी है ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। उन्होंने बोला है कि सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को लायबल करें, जो मांझे ऐसे बेचते हैं, खरीदते हैं और आगे कंज्यूमर्स को बेचते हैं, उनको पकड़ा जाए। जो पेरेंट्स हैं या खुद पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं ऐसे मांझे, उनको पकड़ा जाए। अभी मान लीजिए किसी की मौत हो गई है, खुदा ना खास्ता उनकी मौत हो जाए या फिर उनका ऐसा नुकसान हो जाए जैसे शुभम जी का हुआ है, उनके टाके लगे हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशंस में तो हमें सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही करना है लायबल। अब उन्होंने खरीदा है, जिन्होंने खरीदा है, जिन्होंने बेचा है, इनको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर धारा 106 लगता है भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग, उसमें पकड़ा जा सकता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर ऐसा हादसा हो जाए तब मांझा किसने चलाया, किसने बेचा, उसको पकड़ा जाए। ये प्रैक्टिकली मैं समझती हूँ कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है अभी तक। लेकिन सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो पकड़ा जा सकता है कि जिन्होंने ये मांझे बेचे हैं, वो चैनल को पकड़ा जा सकता है, ऐसे पेरेंट्स को पकड़ा जा सकता है। मैं कहती हूँ कि ऐसी एक अवेयरनेस ड्राइव भी बननी होनी चाहिए गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, जहाँ पे ऐसे लोग पतंग उड़ाते हैं बसंत पंचमी में या फिर किसी भी ओकेजन में, वहां पे जाके नुक्कड़ नुक्कड़ जाके अवेयरनेस फैलानी चाहिए। आप ये मान लीजिए एक समय पे पोलियो के बारे में किसी को पता नहीं था, पोलियो ड्रॉप्स के बारे में कैसे पता चला था उनको? गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, स्ट्रीट प्लेस करके और उनको अवेयर करके, घर घर जाके। मैं मानती हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट हमारे पास अभी और विकल्प मेरे हिसाब से तो अभी यही है कि जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनको वो जाकर इन्फॉर्म किया जाए, उनको बताया जाए कि आप ऐसे मांझे मत खरीदिए, ऐसे नुकसान होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसको आप ऐसे नुकसान कर, जैसे शुभम जी को करा है अनफॉर्चुनेटली। यही एक सोल्यूशन, यही एक विकल्प मुझे समझ में आता है अभी। नुपुर जी, माननीय हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आप कठोर कार्रवाई भी करिए अगर आपको मालूम चल जाए कि कौन पतंग उड़ा रहा था, कौन चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहा था, वो नाबालिग है तो उसके गार्जियन पर आप गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करिए। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जन जागरूकता अभियान भी चलाइए, लोगों के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, जिस बात का जिक्र गरिमा जी कर रही हैं। देखिए, अवेयरनेस की जो आप बात कर रहे हैं, ये सेकंड स्टेप है। जो प्रायोरिटी जो मैं देख पा रही हूँ, जो प्रायोरिटी पर जो चीज मैं समझ पा रही हूँ, वो ये है कि जो मार्केट में जब ये चीज बिक रही है, जो विक्रेता इसको बेच रहा है, इसके लिए हम एक कमेटी डेवलप क्यों नहीं करते? एक ऐसी कमेटी हमारी डेवलप कर देनी चाहिए। ऐसा अभी जैसे गरिमा जी ने बोला कि ओकेजनली ये चीजें होती हैं, हम ओकेजन का इंतजार ही क्यों कर रहे हैं? हम किसी की जान जाने का इंतजार ही क्यों कर रहे हैं? हम एक कमेटी को डेवलप करें, एक कमेटी गठित करें, और जितने भी विक्रेता इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आज हम उनके ऊपर कार्रवाई
कार्रवाई नहीं करते तो दिन प्रतिदिन ये तो विक्रेता, जितने भी विक्रेता आज हैं ये पुराने हैं, नए विक्रेता भी बनेंगे, तो उनको तो कोई डर ही नहीं रहेगा कि आज अगर हम इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कैसे इन चीजों को बंद करेंगे करने से। तो हमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कमेटी को गठित किया जाए प्रॉपर तरीके से और उनको इस काम में लगाया जाए कि जितने विक्रेता हैं जो इस तरीके का जो सामान बेच रहे हैं उनको जाके उनका इंस्पेक्शन किया जाए, उनको चेक किया जाए, अगर कुछ ऐसा सामान मिलता है उसको जब्त किया जाए और वहां पर सील किया जाए उसको, और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो इन चीजों से क्या होगा, आने वाले समय में अगर कोई ये सोच रखता है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ तो कहीं ना कहीं इन चीजों में कटौती होगी। तो हम रूट्स पर काम करने की हमें जरूरत है। हम इंतजार क्यों करेंगे कि किसी का गला कट जाए, किसी की हत्या हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए। प्रोएक्टिव अप्रोच दिखानी होगी। गरिमा जी, कुछ ऐसे मामले जिनका आप जिक्र करना चाहें जहां पर इस तरीके से किसी को नुकसान पहुंचा हो चाइनीज़ मांझे के जरिए और बाद में इंक्वायरी के बाद मालूम चला हो कि ये पतंग उड़ा रहा था या फिर इसने यहाँ से चाइनीज़ मांझा खरीदा था और उसके बाद बिल्कुल यही सब एक्शन देखने को मिले हों जो माननीय हाईकोर्ट की तरफ से कहे गए हैं? जी, माननीय हाईकोर्ट मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट से पहले दिल्ली हाईकोर्ट, कर्नाटका हाईकोर्ट, केरला हाईकोर्ट में भी ये सब डिस्कशंस हो रखी हैं। मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा डिस्कशंस यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट में हो रखी हैं और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हो रखी हैं। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक गाइडलाइंस निकाली थी और उन्होंने बोला था कि चाइनीज़ मांझे की बिक्री नहीं होनी चाहिए और यही गाइडलाइंस पहले से ही बनी हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली वो फॉलो नहीं हो पा रही है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि बन रखी हैं गाइडलाइंस कि इन मांझों पे रोक लगानी चाहिए, सेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को रोकना चाहिए, बट ना मध्य प्रदेश में ना दिल्ली में उनका एग्जीक्यूशन हो पा रहा है। और वो किससे होगा, मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी वो कि ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही होगा। उनको जाना चाहिए, उनको उन पे FIR लॉन्च करनी चाहिए और जैसे जिसको समझ में आता है वो उनके अगेंस्ट कंप्लेन करें कि ऐसे मेरे घर के साथ में ऐसी कोई दुकान है, वहाँ पे ऐसे मांझे बेचे जा रहे हैं, आप जाकर उनको रोकिए, आप FIR लॉन्च कीजिए। अब तो माननीय हाईकोर्ट जो दिल्ली के, मध्य प्रदेश के, इन सब ने ये बोल दिया है कि जैसे ही आपको पता चले कि ऐसे सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके अगेंस्ट धाराएं लगाएं, 106 भारतीय न्याय संहिता और एंडेंजरिंग लाइफ, पब्लिक न्यूसेंस, ये सब धारा इन पे लगेंगी क्योंकि इनकी वजह से ही नुकसान हो रहा है लोगों को। ओके शुभम, आपने चूंकि एप्लीकेशन लगाई है लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, आप न्याय की अपनी लड़ाई को आगे लड़ना चाहते होंगे, उसके लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप गरिमा जी से और नुपुर जी से पूछ सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पर नहीं सुनवाई होती है तो फिर आप क्या क्या कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि अब इसके आगे क्या कर सकता हूँ मैं, कि मैंने FIR कर दी है, अभी तक कोई उसका निष्कर्ष निकला नहीं है, और रही बात मेरे एग्जाम्स की तो वो भी हो चुके हैं, उनमें भी नहीं सम्मिलित हो पाया हूँ मैं। परंतु अब इसके आगे अगर मैं कार्रवाई करना चाहूँ कि यहाँ पर कोई परिणाम मिला नहीं है मुझे, इसके अलावा कहीं और क्या कर सकता हूँ मैं? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। नुपुर जी, शुरुआत में आपको आवाज़ नहीं आई थी, शुभम ने यह भी बताया था कि जब उनके साथ ये हादसा हुआ था वो एग्ज़ाम देने जा रहे थे, वो भी नहीं दे पाए, तो उनका दोहरा नुकसान हुआ, एक तो उनको शारीरिक हानि भी हुई है और साथ ही साथ वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए। अभी क्या करें वो? देखिए, 2-3 रास्ते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। जो एक हम हाईकोर्ट है, हम हाईकोर्ट में एक रिट लगा सकते हैं, ये रिट याचिका दायर कर सकते हैं, हम PIL फाइल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम अगर मानवीय अधिकार जो आयोग है उसमें शिकायत कर सकते हैं। अगर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही तो हम इन जगह पे भी जाकर अप्रोच कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं कि हम इन रास्तों पर चल के कहीं ना कहीं न्याय हम पा सकते हैं। ठीक है, गरिमा जी आपकी तरफ से सुझाव? जी, मैं बिल्कुल नुपुर जी से सहमत हूँ। मैं समझती हूँ नुपुर जी ने ऑलमोस्ट सारे ही जो इनके पास रेमेडीज़ थी वो कवर कर ली है। बस एक चीज़ मैं और दोहराना चाहूँगी कि इन्होंने जो रिट पिटिशन की बात करी है, PIL की बात करी है नुपुर जी ने, वो रिट पिटिशन और PIL के द्वारा मांग सकते हैं एक्सपिडिशन। मेरा मतलब है कि पुलिस जो है, पुलिस को डायरेक्शंस दिए जाएं, उनको बोला जाए कि आप FIR जो लॉन्च हुई है उस पर कार्यवाही चालू कीजिए और ये डायरेक्शंस लोअर कोर्ट जो एक्चुअली ये क्रिमिनल ऑफेंसेस को डील करेंगे उन पे बोला जाए। और ये याचिका के अंदर ये भी लिख सकते हैं कि मेरे साथ मेरा मेडिकल नुकसान हुआ है, मेरा एजुकेशनल नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई भी की जाए। तो वो जो स्टेट है वो इनको वो उनको कॉम्पनसेशन अंडर विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, वो भी इनके पास राइट है मांगने की। तो वो एक
स्पीडी एक्सपीडिशन, स्पीडी डिस्पोजल, ताकि जल्दी से कार्यवाही हो, जल्दी से इस पे सुनवाई हो, ये याचिका डाल सकते हैं। और उसके साथ वो ये भी मांग सकते हैं कि इनको विक्टिम कॉम्पन स्कीम के तहत इनको कॉम्पनसेशन या मुआवजा भी दिया जाए। ओके, आज लेकर रहेंगे न्याय में हमने शुभम का मुद्दा इसलिए भी उठाया क्योंकि सिर्फ शुभम के साथ ये घटना नहीं घटी है। न जाने कितने शुभम है जो कि चाइनीज मांझों का शिकार हो चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं, फिर वो घायल हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि सभी को न्याय मिले और पुलिस भी त्वरित कार्रवाई करे, ये मानते हुए कि अगर आज शुभम के साथ ये हुआ है तो कल को किसी पुलिसकर्मी के साथ भी हो सकता है, उनके बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो सिर्फ एक केस को निपटाने और रपटाने की कोशिश ना की जाए, बल्कि उसमें गंभीरता से एक्शन लिया जाए, ये भी पुलिसकर्मियों को सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकर रहेंगे न्याय का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।